प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला के पेपर प्रथम आधुनिक संविधान के अंतर्गत अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत हमारे अध्ययन का मौलिक क्षेत्र होगा संविधान के द्वारा स्थापित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर, समझबूझ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, राज्य के सुशासन का एक बेहतर मॉडल माना जाता है। शक्तियों के पृथक्करण के लिए राज्य को भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रायः यह विभाजन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के रूप में मुख्यतः किया जाता है। शक्तियों का पृथक्करण करना एक मौलिक कार्य है जो सभी राज्यों में किया जाता है। आधारभूत रूप में राज्य के 3 कार्य होते हैं: विधायन, नीति नियमन और अधिनिर्णय। इन कार्यों को क्रमशः विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ये तीनों इकाइयां स्वतः ही एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। न तो ये किसी दूसरे के अधीन होती हैं और न ही किसी दूसरे के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। इससे पहले कि अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और संविधान निर्माताओं के द्वारा उसे किस रूप में लागू करने का प्रयास किया गया है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और कहां से आया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सर्वप्रथम वैज्ञानिक और स्पष्ट व्याख्या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई थी, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक था। इसलिए उसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू के समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था और उसका कहना था, लुई द 14th का, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की तुलना की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि फ्रांस में शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के पास केंद्रित है, जबकि ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। अरस्तु के काल में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देखा गया था, क्योंकि अरस्तु ने सरकार के 3 भागों में बांटा था, जैसे असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी पावर्स। फ्रांस के विचारक जीन बोदा ने भी 16वीं शताब्दी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बल दिया था और इसे कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने की पुरजोर वकालत की थी। जॉन लॉक के द्वारा 17वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध
टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर बल दिया और शासन को 3 भागों में विभाजित कर दिया। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मौलिक शिल्पकार माना गया। उसने 1748 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण की बेहतरीन व्याख्या की है। मॉन्टेस्क्यू एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा विचारक था जो कि मानव गरिमा और मानव अधिकारों की पुरजोर वकालत करता था। उसने शक्ति पृथक्करण का विकास लोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक हथियार के रूप में किया जो लोगों के पास रहे। उसका विश्वास था कि इस सिद्धांत का एक अंग विशेष अत्यधिक बढ़ी हुई या निश्चित की गई शक्तियों को अवरुद्ध करेगा जो स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बन पाएगी। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जैसे कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं वो उनका दुरुपयोग करता है। जब कार्यकारी और विधायी शक्तियां ऐसे व्यक्ति को दी जाती है तो स्वतंत्रता रह ही नहीं सकती। मॉन्टेस्क्यू का मत था कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक निकाय में विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक कार्यों के केंद्रीयकरण का परिणाम सत्ता का दुरुपयोग होता है और ऐसा संगठन सदैव निरंकुश बन जाता है। उसने कहा कि सरकार के 3 अंग बेहद संगठित होने चाहिए और प्रत्येक को भिन्न व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए और प्रत्येक अंग को सौंपी गई शक्तियों के क्षेत्राधिकार उसके स्वयं के क्षेत्र तक ही सीमित रहने चाहिए और उसे वे ही कार्य निष्पादित करने चाहिए। अब हम आते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जिस रूप में अमेरिका में लागू किया गया है वह किस प्रकार का आदर्श है। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग देखने को मिलता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब इसका प्रयोग सुनिश्चित किया गया है तो उसके विभिन्न बिंदु हमें दिखाई देते हैं कि यह किस प्रकार संविधान के द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक एक को देखें, समझने का प्रयास करें। पहला, इसमें कहा जाता है कि यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है। सर्वाधिकारवादी का अर्थ हुआ ऐसा राज्य जो निरंकुश हो, जिसके पास समूचे अधिकार हो और जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का महत्व नहीं हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है यह सिद्धांत और अमेरिका का संविधान ऐसा पहला संविधान था जिसने इस सिद्धांत को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली को अपनाया गया। अमेरिका के प्रसिद्ध संविधान निर्माता जेम्स मैडिसन का मत था कि वैधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियों का एक ही हाथों में केंद्रीयकरण, चाहे वह व्यक्तिक अथवा कुछ व्यक्तियों अथवा बहुत से व्यक्ति हों, चाहे वह वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हो अथवा निर्वाचित, अत्याचारी शासन की सही परिभाषा के रूप में कहे जा सकते हैं। अमेरिका के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में शक्ति विभाजन सिद्धांत शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु शासन संगठन इसी सिद्धांत के अनुकूल बनाया गया है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो सरकार की शक्तियों को 3 अंगों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अंग को अपने कार्यक्षेत्र तक स्वतंत्र
और सीमित रखा गया है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान निर्माताओं की देन थी, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें प्रत्येक शासन का अंग केवल वही कार्य करे जो उसे संविधान के द्वारा सौंपा गया है। अन्य कार्यों में न तो वह हस्तक्षेप कर सकता है और न ही ऐसी कोई व्यवस्था वहां क्रियाशील की गई है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में यदि हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू होने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें तो कुछ मौलिक बिंदु हमारे सामने आते हैं, जिनमें है संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि संविधान में प्रदान की गई सभी व्यवस्थापिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में निहित होगी। अर्थात अमेरिका का संविधान, जो कि बहुत छोटा है, कुछ अनुच्छेदों तक सीमित है, बहुत कम शब्द जिसमें दिए गए हैं, जिसका पहला अनुच्छेद ही ये कह रहा है कि संविधान में प्रदान की गई सभी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां अर्थात कानून बनाने से संबंधित शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। दूसरा कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। यहां कहा जा रहा है समस्त कार्यपालिका शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होगी जो वास्तव में जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, जैसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वो समूची कार्यपालिका शक्तियों का स्रोत कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक उच्चतम न्यायालय तथा उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित एवं स्थापित करेगी। सभी तीनों अंग परस्पर स्वतंत्र हैं तथा साथ ही राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न ही कांग्रेस को राष्ट्रपति भंग करने की शक्ति रखता है। अमेरिकी संविधान निर्माता सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग तथा एक दूसरे से स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये तीनों सम्मिलित रूप से एक साथ मिलकर कार्य करें। इसी प्रकार से सरकार के किसी भी अंग के हाथों में एक से अधिक प्रकार की सत्ता अथवा शक्ति नहीं दी गई। तीनों अंग परस्पर उत्तरदायी नहीं है, लेकिन तीनों पर संविधान का नियंत्रण है। राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के माध्यम से निर्वाचित होता है और उसे सामान्यतया 4 वर्ष के उसके कार्यकाल के पूर्व हटाया नहीं जा सकता। मात्र महाभियोग की एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही कांग्रेस उसे हटा सकती है, जो कि सामान्य स्थितियों में संभव नहीं है। अब तक अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उसे हटाया गया हो। राष्ट्रपति को भी कांग्रेस को भंग करने का अधिकार नहीं है। वह न्यायाधीशों को नियुक्त तो करता है, लेकिन उन्हें हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी है जो कांग्रेस के अधीन है। हरमन फाइनर ने अमेरिकी संविधान के बारे में एक अत्यंत सटीक टिप्पणी करते हुए लिखा है, अमेरिकी संविधान जानबूझकर बनाया गया शक्ति पृथक्करण का एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज है और इस सिद्धांत पर चलने वाला अमेरिका विश्व का अग्रणी देश है। बहुत बहुत धन्यवाद।